नमस्कार दोस्तों, द वैल्यू रिवीजन में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं MPPSC जिला दर्शन मास्टर सीरीज और इस सीरीज का पहला जिला है जबलपुर। ये पूरी सीरीज खासतौर पर MPPSC प्रीलिम्स तथा उन सभी वनडे एग्जाम्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जिनमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, ताकि आप तथ्य, क्रम और परीक्षा उपयोगी बिंदुओं को सीधे समझ सकें। तो चलिए जबलपुर जिले के ऐतिहासिक विकास से शुरू करते हैं। बिल्कुल। इस चर्चा का उद्देश्य एकदम स्पष्ट है। हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना है जहां से सीधे बहुविकल्पीय प्रश्न या MCQ बनते हैं। तो बिना समय गंवाए सीधे प्राचीन काल के साक्ष्यों पर चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर के ऐतिहासिक नामकरण की। महर्षि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण इसे जाबालीपुरम कहा गया। वहीं अरबी भाषा के शब्द जबल, जिसका अर्थ ग्रेनाइट चट्टाने या पहाड़ी होता है, उससे भी इसका नाम जुड़ता है। एकदम सही। और अगर हम पौराणिक कथाओं और हरिवंश पुराण का संदर्भ देखें तो चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। हरिवंश पुराण में उल्लेख है कि त्रिपुरासुर राक्षस के वध के कारण इसे शोणितपुर या त्रिपुर तीर्थ भी कहा गया है। मतलब नामकरण के पीछे भी एक पूरा इतिहास है। बिल्कुल। और अभिलेखीय नामों पर तो हमें विशेष जोर देना चाहिए। जैसे कलचुरी अभिलेखों में इसे जावली पत्तला कहा गया है, और वहीं होण शासक तोरमाण का जो कर्रा अभिलेख है उसमें इसे जाबुल कहा गया है। जी बिल्कुल, जाबुल कहा गया है। अब अगर हम पाषाण और ताम्र पाषाण काल की ओर बढ़ें तो एक बहुत ही प्रमुख ताम्र पाषाण कालीन स्थल का नाम आता है हथियागढ़, जिसे करणबेल भी कहा जाता है, राइट? हाँ, करणबेल। ये एक चैल्कोलिथिक साइट है, लेकिन यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा तथ्य है वो 1828 की एक खोज से जुड़ा है। आप कर्नल स्लीमन वाई खोज की बात कर रहे हैं जी। 1828 में ब्रिटिश अधिकारी कर्नल विलियम हेनरी स्लीमन द्वारा जबलपुर के बड़ा शिमला हिल, जो कि छावनी क्षेत्र में है, वहाँ एशिया के पहले डायनासोर जीवाश्म खोजे गए थे। ये सीधे सीधे MCQ में पूछा जाता है। ये वाकई बहुत बड़ा पुरातात्विक साक्ष्य है। अब अगर हम महाजनपद काल की ओर आएं तो जबलपुर प्राचीन चेदी महाजनपद का एक अहम हिस्सा था। और सिर्फ महाजनपद ही नहीं, महाभारत काल में भी इसका जिक्र है। त्रिपुरी के सैनिकों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। बिल्कुल। और प्राचीन इतिहास के इस खंड का समापन हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन अभिलेखों से कर सकते हैं। पहला है रूपनाथ शिलालेख, जो सम्राट अशोक के 300 ईसा पूर्व के ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य प्रस्तुत करता है। और दूसरा है तिगवा का गुप्तकालीन विष्णु मंदिर। गुप्त वास्तुकला का ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो प्राचीन काल के इन साक्ष्यों के बाद अब हम मध्यकाल की ओर कदम बढ़ाते हैं। यहाँ हमें मुख्य रूप से दो प्रमुख राजवंशों पर ध्यान केंद्रित करना है, कलशुरी राजवंश की त्रिपुरी शाखा और गोंडवाना राजवंश यानी गढ़ामंडला। कलचुरी वंश और गोंडवाना वंश से MPPSC में लगातार प्रश्न बनते हैं। तो पहले कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा को थोड़ा डिकोड करते हैं। इसके संस्थापक थे वामराज देव, और इन्हीं के वंश में आगे चलकर युवराज देव प्रथम हुए। बिल्कुल। और युवराज देव प्रथम का शासनकाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर मौजूद थे। राजशेखर ने अपनी रचना विद्धशाल भंजिका में युवराज देव प्रथम को एक बहुत ही खास उपाधि दी थी, उज्जैनी भुजंग। उज्जैनी भुजंग, ये सीधे परीक्षा का प्रश्न हो सकता है। और इसी वंश में एक और प्रतापी शासक हुए गांगेय देव। हाँ, गांगेय देव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और सबसे अहम बात, वे सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे। लेकिन कलचुरी वंश के सबसे प्रतापी शासक तो लक्ष्मीकर्ण थे ना, जिन्हें कर्णदेव भी कहा जाता है। एकदम सही। लक्ष्मीकर्ण इतने शक्तिशाली थे कि उनकी विजयों के कारण उन्हें हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये तो बात हुई कलचुरियों की। और इसी खंड में हम MPPSC 2024 के एक पिछले वर्ष के प्रश्न या PYQ को भी जोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। अरब यात्री अल बरूनी का वो संदर्भ बहुत जरूरी है। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में कलचुरी शासक गांगेय देव का जिक्र किया था। उसने गांगेय देव को डाहल राज कहा था और राजधानी त्रिपुरी का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया था। ये फैक्ट सीधे PYQ से अलाइन होता है। अब गोंडवाना राजवंश की ओर रुख करते हैं। गढ़ामंडला के इस राजवंश के संस्थापक थे यादव राय। और यादव राय से शुरू हुई ये यात्रा संग्राम शाह तक पहुंचती है। संग्राम शाह का नाम इतिहास में 52 गणों के विजेता के रूप में दर्ज है। लेकिन जब गोंडवाना राजवंश की बात आती है तो रानी दुर्गावती पर विशेष फोकस होना ही चाहिए। बिल्कुल।
रानी दुर्गावती महोबा की चंदेल राजकुमारी थी, राजा कीरत सिंह की पुत्री, जिनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ था। और उनके प्रशासन की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी जल संरक्षण नीति। उनकी 50 योजना के तहत 52 तालाब बनवाए गए थे, जैसे रानी ताल, चेरी ताल और आधार ताल। जल संरक्षण के साथ साथ उनका शौर्य भी अद्वितीय था। हमें उस ऐतिहासिक और मार्मिक युद्ध की चर्चा भी करनी चाहिए, जो 24 जून 1564 को हुआ था। आप नर्रई नाला के युद्ध की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मुगल सेनापति आसफ खान के खिलाफ हुआ वो भयंकर युद्ध, जहां रानी दुर्गावती ने मुगलों के सामने झुकने के बजाय वीर गति प्राप्त करना चुना। उनके सर्वोच्च बलिदान के साथ ही मध्यकालीन इतिहास का यह अध्याय पूरा होता है। अब आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम की ओर तेजी से आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति और राष्ट्रीय आंदोलनों से जबलपुर में तथ्यों की भरमार है। बिल्कुल, 1857 की क्रांति की शुरुआत जबलपुर में 16 जून 1857 को हुई थी। 52वीं इन्फेंट्री के सैनिक गदाधर तिवारी ने अंग्रेज अधिकारी मिलर पर हमला कर दिया था। और इसी क्रांति के दौरान गोंड शासक राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह का वो बलिदान भी सामने आता है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा किया था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने 18 सितंबर 1857 को उन दोनों पिता पुत्र को तोप से उड़ा दिया था। बिल्कुल। और यहाँ एक और PYQ का संदर्भ देना चाहूंगा। MPPSC 2021 में सीधा प्रश्न आया था कि शंकर शाह कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उत्तर है गढ़ा मंडला। यह बलिदान दिवस जबलपुर के इतिहास में हमेशा याद रखा जाता है। अब अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 प्रमुख पड़ावों की बात करें, तो पहला सबसे बड़ा पड़ाव था 1923 का झंडा सत्याग्रह। जी, 18 मार्च 1923 को विक्टोरिया टाउन हॉल, जिसे अब हम गांधी भवन कहते हैं, वहां से सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। इसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल और सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया था। झंडा सत्याग्रह के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा घटनाक्रम था, वो था 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये 52वां अधिवेशन था। यह अधिवेशन इसीलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष पद के चुनाव में हरा दिया था। और इसी वैचारिक मतभेद के चलते बाद में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और फिर आता है तीसरा प्रमुख पड़ाव, 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह। मध्य प्रदेश के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही जबलपुर के सेठ गोविंद दास ही थे। बिल्कुल। अब अगर हम स्वतंत्रता के समय जबलपुर की भौगोलिक और प्रशासनिक स्थिति को स्पष्ट करें, तो ये सोगोर और नर्मदा टेरिटरीज की राजधानी हुआ करता था। बाद में ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार यानी CP एंड बरार का हिस्सा बना। और एक बहुत ही रोचक तथ्य ये भी है कि 1956 में फजल अली आयोग ने इसे ही मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि बाद में भोपाल को चुना गया। जी, आधुनिक राजनीतिक व्यक्तित्वों की बात करें तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र या DP मिश्र का नाम सबसे ऊपर आता है। हाँ। वे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। और MPPSC 2024 का PYQ भी तो उन्हीं से जुड़ा है। एकदम सही। परीक्षा में पूछा गया था कि उन्होंने 1931 में दैनिक लोकमत और 1947 में सारथी समाचार पत्र का संपादन किया था। और सबसे बड़ी बात, 1942 में जेल में रहते हुए उन्होंने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की थी। और सेठ गोविंद दास का योगदान भी कम नहीं है। उन्हें महाकौशल का केसरी या महाकौशल का गांधी कहा जाता है। उन्होंने जबलपुर में राष्ट्रीय हिंदी मंदिर का निर्माण करवाया था। और अंत में सुभद्रा कुमारी चौहान, जो झंडा सत्याग्रह में बेहद सक्रिय रहीं। वो सिर्फ एक लेखिका नहीं, बल्कि एक जबरदस्त स्वतंत्रता सेनानी भी थीं। अगर हम इन सारे तथ्यों को एक साथ रखकर देखें, तो समझ आता है कि जबलपुर केवल एक शहर नहीं है, बल्कि ये पाषाण काल की चट्टानों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के नारों तक मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक विकास का सबसे प्रामाणिक गवाह है। बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, ये था जबलपुर का अत्यंत समृद्ध, शानदार और संघर्षपूर्ण इतिहास, जिसने इसे मध्य प्रदेश का एक प्रमुख केंद्र बनाया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी स्थान का इतिहास उसके भूगोल और उसकी जमीन की तासीर से तय होता है। तो अब समय आ गया है ये देखने का कि जबलपुर की भौगोलिक स्थिति, इसकी जीवनदायिनी नदियां और इसके भव्य जलप्रपात इसे कैसे और भी खास बनाते हैं।
चलिए बिना रुके आगे बढ़ते हैं जबलपुर के भौगोलिक परिदृश्य की ओर। तो शुरुआत करते हैं इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से, जो कि किसी भी लोकेशन का सबसे बेसिक ग्रिड होता है। एकदम सही। परीक्षार्थियों के लिए ये डेटा बहुत जरूरी है। जबलपुर 22 डिग्री 49 मिनट नॉर्थ से 24 डिग्री 08 मिनट नॉर्थ अक्षांश के बीच है। और इसका देशांतरीय विस्तार 79 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से 80 डिग्री 53 मिनट ईस्ट तक जाता है। राइट। और कुल क्षेत्रफल है 5211 वर्ग किलोमीटर। इस पूरे 5211 वर्ग किलोमीटर की एक खास बात है कि ये एक अंतर्वर्ती जिला है, मतलब लैंडलॉक्ड। हाँ, लैंडलॉक्ड। परीक्षार्थियों को इस शब्द पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, लैंडलॉक का सीधा सा मतलब है कि इसकी कोई भी बाहरी सीमा किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करती। ये पूरी तरह से मध्य प्रदेश के ही बाकी जिलों से घिरा हुआ है। सीमाओं की बात करें तो उत्तर में कटनी और दमोह है, पूर्व की तरफ उमरिया और डिंडोरी जिले आ जाते हैं, और दक्षिण में मंडला और सिवनी है। बिल्कुल। और पश्चिम दिशा में ये नरसिंहपुर जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये तो हो गई सीमाओं की बात, लेकिन एक और महत्वपूर्ण रेखा है जो अक्सर एग्जाम्स में आती है, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, हमें पता है कि ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है और जबलपुर उनमें से एक है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रेखा नर्मदा नदी के लगभग समानांतर चलती है। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। कथन और कारण वाले सवालों में ये फैक्ट बहुत काम आता है। बिल्कुल। अब अगर हम जमीन की भौतिक संरचना की बात करें तो जबलपुर मुख्य रूप से नर्मदा सोन घाटी का हिस्सा है। पर इसे एक संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन जोन भी तो कहा जाता है। ये ट्रांजिशन जोन वाला कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब यह है कि इसके एक तरफ विंध्य पर्वत श्रृंखला है और दूसरी तरफ सतपुड़ा, और जबलपुर इन दोनों के बीच एक ट्रांजिशन जोन का काम करता है। अच्छा, इसीलिए यहाँ की भूगर्भिक संरचना इतनी अलग है। यहाँ मुख्य रूप से 2 रॉक सिस्टम्स पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम और गोंडवाना क्रम। हाँ, धारवाड़ क्रम में सकोली और बिजावर सीरीज की चट्टानें मिलती हैं, और गोंडवाना क्रम में अपर गोंडवाना की जबलपुर सीरीज आती है। राइट। लेकिन इन दोनों के अलावा एक बहुत ही स्पेशल सीरीज है, लम्हेटा सीरीज। लम्हेटा सीरीज, ये तो बहुत फेमस है। और इसका कारण भी बहुत दिलचस्प है। इसका निर्माण ज्वालामुखीय राख से हुआ है। ज्वालामुखी राख? मतलब ये जो आज का मैदानी इलाका है वो कभी ज्वालामुखियों का केंद्र था? बिल्कुल। और सिर्फ ज्वालामुखी ही नहीं, इसी ज्वालामुखीय राख से बनी चट्टानों में दुर्लभ डायनासोर के जीवाश्म भी मिले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैक्ट है। एग्जाम में ये लम्हेटा सीरीज सीधे पूछी जा सकती है। एकदम। अब जमीन के नीचे से सतह के ऊपर आते हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ, मदन महल की पहाड़ियाँ और बड़ा शिमला हिल यहाँ के प्रमुख लैंडमार्क्स हैं। और वो बैलेंसिंग रॉक भी तो है। हाँ, बैलेंसिंग रॉक, वो ग्रेनाइट की विशाल चट्टानें जो एक के ऊपर एक टिकी हुई हैं। ग्रेनाइट का ये शरण बहुत ही अनोखा है। तो पहाड़ियों के बाद सबसे लॉजिकल स्टेप है अपवाह तंत्र और जल संसाधन को समझना। और जबलपुर की बात हो तो मुख्य नदी एक ही है, नर्मदा, जो रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में बहती है, पश्चिम की ओर। हाँ, पश्चिम की ओर। अब यहाँ एक बहुत ही जटिल कॉन्सेप्ट आता है जल विभाजक का, जिसे हम वाटरशेड डिवाइड कहते हैं। ये वाटरशेड डिवाइड परीक्षार्थियों को थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। क्या ये कोई ऊंची उठी हुई जगह है जो पानी को बांटती है? एकदम सटीक। जल विभाजक एक उच्च भूमि है। जबलपुर का दक्षिणी और पश्चिमी भाग नर्मदा बेसिन में आता है, जिसका पानी अरब सागर में जाता है। सही कहा। लेकिन उत्तरी और पूर्वी भाग का ढलान अलग है, वो सोन बेसिन में आता है, जो कि गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। मतलब एक ही जिले का भूभाग 2 इतने बड़े अपवाह तंत्रों को अलग कर रहा है, नर्मदा और सोन बेसिन। यही इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है। अब नर्मदा की कुछ सहायक नदियों को भी देख लेते हैं। हिरण, वामन गंगा और बरगी नदियां यहाँ से बहती हैं। और नदियां हैं तो जलप्रपात भी होंगे। सबसे फेमस है धुआंधार जलप्रपात, जो भेड़ाघाट में है, जहाँ नर्मदा सफेद संगमरमर की चट्टानों के बीच से बहती है। यहाँ नदी 8 किलोमीटर लंबा गॉर्ज बनाती है, जिसे स्थानीय भाषा में बंदर कूदनी कहते हैं। और जब नदी इस गॉर्ज से 30 फीट नीचे गिरती है ना, तो पानी की बूंदें धुएं जैसा दृश्य बनाती हैं। इसलिए इसका नाम धुआंधार है। धुआंधार तो सबको याद रहता है, लेकिन एग्जाम में भदभदा, बगदरी और घुघरा फॉल्स भी पूछे जा सकते हैं। परीक्षार्थियों को ये नाम नोट कर लेने चाहिए। बिल्कुल।
और जलप्रपातों के अलावा यहाँ झीलों का भी बड़ा नेटवर्क है। पंचासर योजना के तहत कई ताल संरक्षित किए गए हैं। जैसे संग्राम सागर, ठाकुर ताल, महाराज सागर ताल। इसके अलावा देवताल, कुल्हा ताल और सूपा ताल भी हैं। ये नाम रैपिड फायर की तरह याद होने चाहिए। अब आते हैं सिंचाई और बांध पर। जबलपुर की जीवन रेखा, रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना, जिसे हम बरगी बांध कहते हैं। हाँ, ये नर्मदा की सहायक बरगी नदी पर है, ग्राम बिजौरा में। और ये परियोजना 1990 में पूरी हुई थी। नदी, गांव और वर्ष, ये तीनों प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। अब जल संसाधनों से आगे बढ़ते हैं जलवायु और मिट्टी की तरफ। जबलपुर में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु मिलती है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। और बारिश का डेटा देखें तो यहाँ 1000 मिलीमीटर से 1386 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। मतलब करीब 54.6 इंच बारिश, जो कि काफी अच्छी मात्रा है। लेकिन गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। और इसी भारी बारिश और गर्मी के कारण चट्टानें टूटती हैं और मिट्टी बनती है। पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे रेगुर या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और परीक्षार्थियों को ये जानना चाहिए कि ये बेसाल्टिक लावा यानी दक्कन ट्रैप से बनी है। इसमें नमी सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो एक तरफ 1386 मिलीमीटर तक बारिश और दूसरी तरफ गहरी काली मिट्टी। इसका सीधा परिणाम है बहुत ही सघन वन क्षेत्र। बिल्कुल, यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, जिनका कुल वन क्षेत्र लगभग 78,155 हेक्टेयर है। और यहाँ वनोपज भी बहुत महत्वपूर्ण है। सागौन और बांस तो मिलता ही है। साथ ही बीड़ी उद्योग के लिए तेंदुपत्ता और हर्रा भी प्रचुर मात्रा में होता है। पर्यावरण की बात हो रही है तो डुमना नेचर रिजर्व पार्क को नहीं भूल सकते। ये एक बड़ा इको टूरिज्म केंद्र है। और इसी रिजर्व के अंदर खंदारी डैम भी स्थित है। छोटे लोकेशंस अक्सर एग्जाम में फंसा देते हैं। खंदारी डैम डुमना नेचर रिजर्व में है, इसे याद रखें। और वनों से जुड़े दो बहुत बड़े संस्थान भी यही हैं, राज्य वन अनुसंधान संस्थान यानी SFRI, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान TFRI, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ये 1988 वाला फैक्ट बहुत बार पूछा गया है। अब बात करते हैं जमीन के नीचे छिपे खनिजों की। धारवाड़ और गोंडवाना चट्टानों के कारण यहाँ खनिजों की बहुत विविधता है। सबसे पहले लौह अयस्क। उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट मिलता है, और वो भी भारी मात्रा में। हाँ, लगभग 14,75,672 टन हीमेटाइट का उत्पादन होता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। लोहे के अलावा यहाँ का सफेद संगमरमर भी है, जो भेड़ाघाट में मिलता है। विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर। और इसके अलावा मैचिंग वाले सवालों के लिए कुछ और खदानें बहुत जरूरी हैं। जैसे टेकरी क्षेत्र में बॉक्साइट मिलता है, स्लीमनाबाद में तांबा पाया जाता है, और लम्हेटा घाट सिर्फ डायनासोर के लिए नहीं, बादामी रंग की चीनी मिट्टी के लिए भी फेमस है। बिल्कुल। इसके अलावा सुरमा, जिसे स्टीटाइट कहते हैं, और फायर क्ले भी यहाँ पाया जाता है। और इन खनिजों और उद्योगों को चलाने के लिए चाहिए ऊर्जा, जिसके लिए जबलपुर में ताप विद्युत और जल विद्युत दोनों हैं। जबलपुर ताप विद्युत परियोजना 1960 में स्थापित हुई थी, जिसकी क्षमता 15 मेगावाट है। और जल विद्युत के लिए बरगी परियोजना है, जिसकी क्षमता 90 मेगावाट है। एक और बहुत अहम फैक्ट जो सीधे परीक्षा में आता है, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल यानी MPSEB का मुख्यालय शक्ति भवन, जो जबलपुर में ही स्थित है। बिल्कुल। अब हमने इतना सारा डेटा कवर कर लिया है। चलिए देखते हैं कि विगत वर्षों में यानी PYQ में इससे कैसे सवाल बने हैं। रैपिड फायर की तरह देखते हैं। 2022 का MPPSC प्रीलिम्स सवाल था, क्या उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव हैं? जो कि सत्य था। हमने अभी देखा कि वहां भारी मात्रा में हेमेटाइट है। 2021 में एक मैचिंग वाला प्रश्न था, बरगी परियोजना को जबलपुर से सुमेलित करना था। वो भी सत्य था। और 2021 में ही एक और सवाल आया था जिसने बहुत लोगों को कंफ्यूज किया। वो कर्क रेखा वाला। हाँ, पूछा था कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरते, और ऑप्शंस में इंदौर था, जो कि सही उत्तर था, क्योंकि जबलपुर से तो वो गुजरती है। और एक बहुत ही जनरल PYQ है जो बार बार आता है, सफेद संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सीधा सा जवाब है भेड़ाघाट। इन प्रश्नों से समझ आता है कि एग्जाम में जल विभाजक, लम्हेटा सीरीज और खनिजों की लोकेशंस कितनी क्रिटिकल हैं। परीक्षार्थियों को इन 3-4 टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना चाहिए। तो इस पूरे भौगोलिक विश्लेषण को समेटते हुए एक विचार बहुत गहराई से मन में आता है।
लम्हेटा सीरीज में मिले ज्वालामुखी राख और डायनासोर के जीवाश्मों का एक साथ मिलना हमें करोड़ों साल पहले के मध्य प्रदेश की भौगोलिक उथल-पुथल के बारे में क्या संकेत देता है? क्या आज का ये शांत संगमरमर का शहर कभी अत्यंत भयंकर ज्वालामुखियों और विशालकाय जीवों का युद्ध क्षेत्र रहा होगा? ये सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। इन ऐतिहासिक और भौगोलिक रहस्यों को अपने अध्ययन का आधार बनाएं। जबलपुर के इतिहास और भूगोल को समझने के बाद अब हम आते हैं इसके एक और महत्वपूर्ण आयाम पर, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब हम प्रशासनिक ढांचे की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 यानी मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही जबलपुर का वर्तमान स्वरूप सामने आता है। जी हाँ, और परीक्षा के नज़रिए से सबसे पहला और अहम तथ्य यह है कि जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है, मतलब सबसे बड़ा डिवीजन। इसके अंतर्गत कुल 9 जिले आते हैं। 9 जिले? ये एक बड़ा नंबर है। बिल्कुल, और परीक्षार्थियों को इनके नाम उंगलियों पर याद होने चाहिए। ये हैं जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और एक जिस पर मैं विशेष रूप से जोर देना चाहूंगा, नवगठित पांढोरना। राइट, एकदम सही, नवगठित पांढोरना। नए जिलों से हमेशा प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब अगर हम संभाग से थोड़ा नीचे आएं और सूक्ष्म प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो जिले को 7 तहसीलों में बांटा गया है, जिसमें जबलपुर खुद एक तहसील है। हाँ, जबलपुर, सीहोरा, पाटन, मझौली, शाहपुरा, पनागर और कुंडम, ये 7 तहसीलें हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जिले में विकास खंडों यानी ब्लॉक्स की संख्या भी बिल्कुल 7 ही है। मतलब तहसीलें भी 7 और ब्लॉक्स भी 7। ये तो याद रखने के लिए बहुत ही बढ़िया फैक्ट है। और ग्रामीण प्रशासन के आंकड़े क्या कहते हैं? ग्रामीण स्तर पर यहाँ 542 ग्राम पंचायतें हैं, और अगर हम राजस्व गांव की बात करें, रेवेन्यू विलेजेस, तो उनका सटीक आंकड़ा 1508 है। 1508 राजस्व गांव। ये दिखाता है कि जबलपुर का ग्रामीण अंचल भी कितना विस्तृत है। अब जरा राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर आते हैं। यहाँ संसदीय और विधानसभा सीटों की क्या स्थिति है? संसदीय प्रतिनिधित्व के मामले में यहाँ एक लोकसभा सीट है, जबलपुर सामान्य, और 2024 के जो चुनाव हुए हैं ना, उसमें यहाँ से आशीष दुबे जी सांसद चुने गए हैं। और विधानसभा के मोर्चे पर, क्योंकि एक जिले में सघन शहरी इलाके भी हैं और ग्रामीण भी। हाँ, तो संतुलन के लिए यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 4 मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र हैं, जैसे जबलपुर पूर्व, जबलपुर उत्तर, जबलपुर पश्चिम और जबलपुर कैंटोनमेंट। और बाकी जो 4 सीटें हैं वो ग्रामीण अंचलों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम नगरीय प्रशासन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो जबलपुर से ही शुरू होता है। प्रदेश की पहली नगर पालिका का गठन 1864 में जबलपुर में ही हुआ था। बिल्कुल, 1864 ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। और आज अगर हम इस ऐतिहासिक शुरुआत को वर्तमान से जोड़ें तो जिले में एक नगर निगम है, जबलपुर नगर निगम। इसके अलावा 2 नगर पालिकाएं और 6 नगर परिषदें कार्यरत हैं। इसी नगरीय व्यवस्था में एक नाम ऐसा है जो बहुत अलग है, जबलपुर कैंटोनमेंट बोर्ड। ये भारत के सबसे बड़े छावनी क्षेत्रों में से एक है। छावनी बोर्ड या कैंटोनमेंट बोर्ड का प्रशासन आम नगर निगमों से काफी अलग होता है और रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। परीक्षाओं में अक्सर इसकी विशिष्ट स्थिति के कारण सवाल पूछे जाते हैं, तो परीक्षार्थियों को इसका महत्व समझना चाहिए। बिल्कुल। अब तक हमने संस्थाओं की बात की, अब जरा उन प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक व्यक्तित्वों की चर्चा करते हैं जो परीक्षाओं के सबसे चहेते विषय है। और इनमें सबसे बड़ा नाम है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी का। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वे मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। लेकिन जो तथ्य प्रीलिम्स में बार बार आता है वो ये कि वे राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे और जबलपुर उनकी कर्मभूमि थी। और उनका साहित्यिक योगदान भी कमाल का था। जेल में रहते हुए उन्होंने कृष्णायन जैसे महाकाव्य की रचना की थी। जी हाँ, और सिर्फ साहित्य नहीं, पत्रकारिता में भी। 1931 में उन्होंने दैनिक लोकमत और 1947 में सारथी पत्रिका का संपादन किया। और आपको याद होगा, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में लोकमत पर सीधा पीवाईक्यू पूछा गया था। इसलिए ये तथ्य बहुत ही प्रामाणिक और जरूरी हैं। हाँ, वो पीवाईक्यू तो काफी चर्चा में रहा था। अच्छा, इन्हीं दिग्गजों की सूची में सेठ गोविंद दास जी का नाम भी आता है, जिन्हें महाकौशल का केसरी या महाकौशल का गांधी कहा जाता है।
बिल्कुल, उनके उपनाम परीक्षाओं में जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों में आ सकते हैं और उनके द्वारा निर्मित राष्ट्रीय हिंदी मंदिर का उल्लेख भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो हुए राजनीतिक चेहरे, लेकिन अगर हम न्यायिक और प्रशासनिक शीर्ष व्यक्तित्वों पर प्रकाश डालें, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कई दिग्गजों का संबंध जबलपुर से रहा है। जैसे जस्टिस एम हिदायतुल्ला। एकदम सही। जस्टिस एम हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और उनकी प्रतिभा देखिए कि वे बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई भी बने। और एक नाम जस्टिस पीवी दीक्षित का भी आता है, जिनका रिकॉर्ड काफी अलग है। हाँ, जस्टिस दीक्षित का हाईकोर्ट में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, लेकिन जो चीज उन्हें परीक्षा के लिए सबसे अहम बनाती है वो ये कि वे मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल यानी एक्टिंग गवर्नर बने थे। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, और इसी संदर्भ में जस्टिस जीपी सिंह का नाम भी जुड़ता है ना? बिल्कुल जुड़ता है। जस्टिस जीपी सिंह भी कार्यवाहक राज्यपाल रहे, लेकिन उनका कार्यकाल मात्र 6 दिन का था, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे छोटा कार्यवाहक राज्यपाल का कार्यकाल है। सिर्फ 6 दिन का। ये वो एक्सट्रीम फैक्ट्स हैं जो सीधा पेपर में छपते हैं। अब जब हमने न्यायिक दिग्गजों की बात कर ही ली है, तो उच्च न्यायालय की तरफ ही चलते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो प्रधान पीठ यानी प्रिंसिपल सीट है, वो जबलपुर में ही है। और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत दिलचस्प है। 2 जनवरी 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 108 के तहत इसे नागपुर उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में 1 नवंबर 1956 को इसे मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय बनाया गया। और अभी वहाँ स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 53 है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो है इसके भव्य भवन की वास्तुकला। वो इमारत अपने आप में एक इतिहास है। इसका निर्माण राजा गोकुलदास ने 1889 से 1899 के मध्य करवाया था और इसके वास्तुकार हेनरी इरविन थे। ये बैरोक व ओरिएंटल वास्तुकला का बहुत ही खूबसूरत मिश्रण है। और यहाँ भी एक PYQ अलर्ट है। 2023 की पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में सीधा प्रश्न आया था और भवन की स्थापना का वर्ष 1899 सही माना गया था। वास्तुकला से लेकर स्थापना वर्ष तक सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है। इसी न्यायिक क्षेत्र में 2018 में स्थापित धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की उपस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और जहां न्यायिक व्यवस्था है वहां पुलिस और जेल प्रशासन का भी अहम रोल होता है। और जबलपुर की केंद्रीय जेल का तो अपना एक इतिहास है। क्या आप जानते हैं 2007 में इसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल क्यों रखा गया? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ बंदी रहे थे। और परीक्षार्थियों के लिए यहाँ एक बहुत ही बारीक तथ्य है, वे यहाँ लगभग 6 माह 29 दिन बंदी रहे थे। ये सटीक आंकड़ा आपको दूसरों से आगे रखता है। इसके अलावा प्रशासन के लिहाज से यहाँ आदर्श महिला जेल और किशोर बंदीगृह भी मौजूद हैं। ये सब जिले की प्रशासनिक संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। चलिए अब हम जबलपुर के उन प्रमुख मुख्यालयों की सूची देखते हैं जो इसे एक प्रशासनिक हब बनाते हैं। मैं एक एक करके नाम लेती हूँ, आप उनका एग्जाम ओरिएंटेड विश्लेषण दीजिएगा। सबसे पहले पश्चिम मध्य रेलवे यानी WCR। पश्चिम मध्य रेलवे, ये कई बार पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुई थी। ये एक सीधा PYQ है जो रटा होना चाहिए। अगला है मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल या MPSEB। विद्युत मंडल का मुख्यालय जिस भवन में स्थित है उसका नाम परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है और वो है शक्ति भवन। शक्ति भवन जबलपुर। इसके बाद सैन्य प्रशासन का एक बड़ा नाम आर्मी हेडक्वार्टर। जी हाँ, हेडक्वार्टर मध्य भारत एरिया। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का संयुक्त सैन्य मुख्यालय है। और विधि क्षेत्र से जुड़े 2 और बड़े कार्यालय, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल का कार्यालय। क्योंकि हाईकोर्ट की प्रधान पीठ यहाँ है, इसलिए इन दोनों महत्वपूर्ण कानूनी संस्थाओं का मुख्यालय भी जबलपुर में ही है। और एक आखिरी संस्थान 1964 में स्थापित महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी प्रशासनिक और राजनीतिक यात्रा का एक त्वरित सार निकालें तो हम देखते हैं कि 1864 की पहली नगरपालिका से लेकर पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्यालय तक जबलपुर मध्य प्रदेश की एक धड़कती हुई प्रशासनिक रीढ़ है और परीक्षा के लिए इन सभी बिंदुओं का क्रमबद्ध ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। जबलपुर के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं इसके आर्थिक स्वरूप की ओर, क्योंकि किसी भी जिले की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था, संसाधन और आर्थिक गतिविधियां जानना बेहद आवश्यक है।
जब हम जबलपुर के भौगोलिक नक्शे को देखते हैं तो ये एकदम स्पष्ट है कि ये नर्मदा बेसिन में स्थित है। और ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि नर्मदा बेसिन होने का सीधा मतलब है कि यहाँ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यानी एल्यूवियल सॉइल है। और साथ ही काली मिट्टी भी। हाँ, काली मिट्टी, जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, वो भी प्रचुर मात्रा में है। बिल्कुल। और खेती के लिए ये संयोजन एक बहुत बड़ा प्राकृतिक वरदान है। इसी मिट्टी के कारण जबलपुर उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के उत्पादन के लिए पूरे राज्य में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। और सिर्फ गेहूं ही नहीं, इसके अलावा यहाँ धान, ज्वार और बाजरा की भी खेती बहुत प्रमुखता से की जाती है। अब अगर हम इसे थोड़ा परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो मिट्टी और फसल का ये जो सीधा संबंध है, ये कथन कारण वाले सवालों में बहुत काम आता है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग है, वो है राज्य सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना, यानी ओडीओपी। हाँ, ओडीओपी योजना। और जबलपुर से जिस उत्पाद का चयन इस योजना के तहत किया गया है, वो है हरी मटर, ये ग्रीन पीस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ओडीओपी एक ऐसा टॉपिक है जहां से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। बिल्कुल बन रहे हैं। और अक्सर कैंडिडेट्स भारी भरकम औद्योगिक शहरों के साथ किसी कृषि उत्पाद को जोड़ने में गलती कर देते हैं। जबलपुर जैसे बड़े औद्योगिक जिले का हरी मटर के लिए चुना जाना एक ऐसा कंट्रास्ट है जो ऑप्शंस एलिमिनेट करने में बहुत मदद करता है। एग्जैक्टली। ये कंट्रास्ट वाकई दिलचस्प है। और यहीं पर एक और रोचक तथ्य जुड़ता है। हाँ, आम जिला वाला। हाँ, अपने आमों की विशिष्ट पैदावार के कारण जबलपुर को आम जिला या मैंगो डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया गया है। जब हम जबलपुर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले धुआंधार जलप्रपात या बड़े बड़े कारखाने आते हैं, लेकिन परीक्षा के नज़रिए से ये जो ग्रीन पीस और मैंगो डिस्ट्रिक्ट वाले कीवर्ड्स हैं, ये एकदम टिप्स पर होने चाहिए। एकदम टिप्स पर। एमसीक्यू फॉर्मेट में अगर हरी मटर का ओडीओपी या मैंगो डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे जबलपुर टिक करना है। बिल्कुल। अब चूंकि हमने कृषि की बात कर ली है तो अर्थव्यवस्था के दूसरे सबसे बड़े पिलर यानी औद्योगिक परिदृश्य की तरफ चलते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में जबलपुर मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक है। हाँ, और अगर औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें तो आधारताल, रिछाई और गोसलपुर का नाम सबसे ऊपर आता है। रिछाई तो बहुत बार पूछा भी गया है। हाँ, कई बार सीधे पूछ लिया जाता है कि रिछाई औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है, लेकिन इस जिले की जो सबसे बड़ी औद्योगिक पहचान है वो इसके सामान्य कारखानों से नहीं बल्कि इसके सामरिक महत्व से आती है। बिल्कुल। जबलपुर को रक्षा शहर या डिफेंस सिटी का दर्जा प्राप्त है। और ये जो डिफेंस सिटी का टैग है, ये परीक्षा के लिए एक पूरी की पूरी नई कैटेगरी खोल देता है। इसे रक्षा शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले भारी आयुध कारखाने, जिन्हें हम डिफेंस पीएसयूज कहते हैं, उनका यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम मौजूद है। इन कारखानों के नाम, उनकी स्थापना वर्ष और उनके मुख्य उत्पाद, ये तीनों चीजें परीक्षा में जो मैच द कॉलम वाले सवाल होते हैं ना, उनके लिए कमीशन का फेवरेट टॉपिक है। तो चलिए इन्हें एक लॉजिकल सीक्वेंस में समझते हैं ताकि रटना ना पड़े। ठीक है। तो इस इकोसिस्टम में सबसे पहला और सबसे ऐतिहासिक नाम आता है गन कैरेज फैक्ट्री यानी जीसीएफ का। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। 1904? हाँ, अब 1904 का मतलब है कि ये पूरी तरह से ब्रिटिश काल का कारखाना है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को और भी बढ़ा देता है। बिल्कुल। और इसमें सबसे गर्व की बात ये है कि भारत की पहली स्वदेशी धनुष तोप का निर्माण इसी गन कैरेज फैक्ट्री में किया गया है। 1904 की एक ऐतिहासिक फैक्ट्री में आधुनिक भारत की धनुष तोप का बनना, ये एक ऐसा तथ्य है जो सीधे दिमाग में छप जाना चाहिए। हाँ, और धनुष तोप का जिक्र आते ही जीसीएफ का नाम अपने आप ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, जहां भारी तोपें बनेंगी वहां उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए भारी वाहनों की भी जरूरत होगी। सही लॉजिक है। इसी लॉजिक से हम दूसरी महत्वपूर्ण इकाई को याद रख सकते हैं, वीएफजे, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, जिसे संक्षेप में वीएफजे कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। हाँ, 1955 यानी आज़ादी के बाद भारतीय सेना में दशकों तक अपनी सेवा देने वाले मशहूर शक्तिमान ट्रक और आजकल इस्तेमाल होने वाले माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, इन सभी का निर्माण इसी वीएफजे में होता है। शक्तिमान ट्रकों का नाम तो वैसे भी भारतीय सेना के इतिहास का एक बहुत सुनहरा पन्ना है। बिल्कुल। तो हमारे पास तोपें हो गए, उन्हें ले जाने वाले वाहन हो गए। इस कड़ी में तीसरी अहम इकाई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया यानी ओएफके। हाँ, ओएफके। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था।
यह वो इकाई है जहां सेना के लिए भारी मात्रा में गोला बारूद या एम्युनिशन का निर्माण किया जाता है। और इन तीनों को सपोर्ट करने के लिए चौथी प्रमुख इकाई काम करती है, ग्रे आयरन फाउंड्री, जिसे GIF के नाम से जाना जाता है। यहाँ कास्टिंग का काम होता है, लाइक? हाँ, रक्षा उपकरणों को बनाने के लिए जिस हेवी कास्टिंग या ढलाई की जरूरत होती है, वो काम इसी फाउंड्री में होता है। तो अगर हम इन चारों को एक साथ देखें, GCF 1904, VFJ 1955, OFK 1943 और GIF, ये पूरा का पूरा क्लस्टर जबलपुर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और परीक्षा में इनके शॉर्ट फॉर्म्स और फुल फॉर्म्स दोनों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। डिफेंस के इस भारी भरकम इकोसिस्टम के अलावा अगर हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME और विशिष्ट पार्क्स की बात करें तो जबलपुर का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। उदाहरण के लिए लामा गार्डन गोहलपुर में गारमेंट व फैशन डिजाइन क्लस्टर स्थित है, जो दिखाता है कि शहर सिर्फ भारी उद्योगों तक सीमित नहीं है। सही कहा। और अगर हम टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर की तरफ देखें तो राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा बरगी हिल्स के इलाके में 60 एकड़ के विशाल क्षेत्र में एक टेक्नो पार्क या IT पार्क भी स्थापित किया गया है। और इसी डाइवर्सिफिकेशन में एक ऐसा तथ्य छिपा है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, लेकिन एग्जाम के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। कौन सा तथ्य? देश और राज्य का पहला रत्न परिष्करण केंद्र, जिसे जेम प्रोसेसिंग सेंटर कहते हैं, वो भी जबलपुर में ही स्थित है। अच्छा, रत्न परिष्करण मतलब कीमती पत्थरों और रत्नों की कटाई और पॉलिशिंग? एग्जैक्टली, कटाई, छटाई और पॉलिशिंग का काम। जब भी किसी तथ्य के आगे पहला शब्द लग जाता है, चाहे वो राज्य का पहला हो या देश का, कमीशन के लिए वो सवाल ऑटोमेटिकली बहुत खास बन जाता है। ये तो है। इसके अलावा स्थानीय संसाधनों पर आधारित कुछ पारंपरिक उद्योग भी यहाँ बहुत मजबूत है। जबलपुर और उसके आसपास के जंगलों में तेंदुपत्ता बहुतायत में पाया जाता है। यही कारण है कि ये बीड़ी उद्योग का एक बहुत बड़ा और पुराना केंद्र है। और एक और स्पेसिफिक फैक्ट जो याद रखना चाहिए वो है नर्मदा जेलेटिन्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और ये भी जबलपुर जिले में ही संचालित है। तो भारी उद्योग, गारमेंट क्लस्टर, IT पार्क, जेम प्रोसेसिंग और बीड़ी उद्योग, ये विविधता इस जिले की अर्थव्यवस्था को सच में बहुत रिजिलिएंट बनाती है। बिल्कुल। और इतने विशाल और विविध औद्योगिक ढांचे को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बेहद मजबूत अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। लॉजिस्टिक्स के बिना कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। और इसी बिंदु पर जबलपुर का रेलवे नेटवर्क पिक्चर में आता है। हाँ, रेलवे के मानचित्र पर यह सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा जंक्शन और मुख्यालय है। यहाँ पश्चिम मध्य रेलवे, जिसे वेस्ट सेंट्रल रेलवे या WCR कहते हैं, उसका जोनल मुख्यालय स्थित है। और इस WCR मुख्यालय की स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुई थी। किसी भी जिले में एक पूरे रेलवे जोन का मुख्यालय होना वहां के लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल। और इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा सबसे अहम पहलू है ऊर्जा। औद्योगिक मशीनों को चलाने के लिए बिजली चाहिए। और ऊर्जा के इसी पहलू से हमारा अगला सबसे जरूरी तथ्य निकलता है। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल यानी MPSEB का मुख्यालय जबलपुर में ही स्थित है, जिसे शक्ति भवन कहते हैं। जी, इस मुख्यालय भवन का नाम है शक्ति भवन। राज्य भर के औद्योगिक विकास को ऊर्जा की दिशा दिखाने वाला ये शक्ति भवन परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। हाँ, ये सीधे पूछा जाता है कि शक्ति भवन कहाँ स्थित है या मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ है। एकदम। अब देखिए, इतनी मजबूत अधोसंरचना, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक आधार का सीधा रिफ्लेक्शन जिले के आर्थिक सूचकांकों पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ेगा। अगर हम वर्ष 2022-23 के उपलब्ध आंकड़ों पर नजर डालें तो जबलपुर जिले की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम लगभग 1,63,576 रुपए दर्ज की गई है। 1,63,576 रुपए। हाँ, ये आंकड़ा शहर की आर्थिक गतिशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। और सिर्फ वर्तमान के आर्थिक आंकड़े ही नहीं, शहर का भविष्य भी बहुत तेजी से आकार ले रहा है। भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जबलपुर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। और अमृत योजना भी तो है। हाँ, शहरी बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए अमृत यानी AMRUT योजना के तहत इसे विशेष बजट आवंटन प्राप्त हुए हैं। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जबलपुर अपने ऐतिहासिक और औद्योगिक अतीत को सहेजते हुए सस्टेनेबल और आधुनिक शहरीकरण की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। चलिए, अर्थव्यवस्था, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विस्तृत विश्लेषण के बाद
अब हम जिले की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स की तरफ चलते हैं। ये बहुत क्रूशियल पार्ट है। हाँ, जनगणना 2011 का डेटा एमपीपीएससी का एक ऐसा सिलेबस पॉइंट है जहां से हर साल सवाल आते ही आते हैं। बिल्कुल आते हैं। तो अब हम इन आंकड़ों को एक रैपिड फायर फ्लो में कवर करेंगे। डन। सबसे पहले कुल जनसंख्या। 2011 के अनुसार जबलपुर की कुल आबादी 24,63,289 है। और इस नंबर के साथ इसका रिलेटिव महत्व भी जरूरी है। लगभग 24.6 लाख की आबादी के साथ जबलपुर मध्य प्रदेश में जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। और जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ये 473 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 473 का यह आंकड़ा इसे भोपाल और इंदौर के बाद राज्य में तीसरे स्थान पर रखता है। यानी ये एक बहुत ही सघन रूप से बसा हुआ जिला है। और सघन होने के साथ साथ ये एक बेहद जागरूक और पढ़ा लिखा जिला भी है। बिल्कुल। साक्षरता दर देखिए, जबलपुर की कुल साक्षरता दर 81.07% है, जो इसे मध्य प्रदेश के सबसे साक्षर जिलों की सूची में टॉप पर रखती है। और अगर जेंडर के आधार पर ब्रेक डाउन करें तो पुरुष साक्षरता दर 87.29% है, जबकि महिला साक्षरता दर 74.37% है। इसके बाद बात करते हैं लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की। जबलपुर का लिंगानुपात 929 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। 929? हाँ, और 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में शिशु लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो 923 है। इसके अलावा नगरीकरण का स्तर भी बहुत उच्च है। होना ही है, इतने उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। बिल्कुल। जबलपुर एक उच्च नगरीकृत जिला है, जहां की कुल आबादी का 58.46% हिस्सा शहरी क्षेत्रों में रहता है। संख्याओं में बात करें तो ये लगभग 14,40,034 लोग हैं। और इन सभी आंकड़ों के बीच एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू भी है। जबलपुर ऐतिहासिक गोंडवाना क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण अगर हम जनजातीय वितरण को देखें तो यहाँ मुख्य रूप से गोंड जनजाति का भारी संकेंद्रण पाया जाता है। और जनजातीय डेमोग्राफी पर जब भी सवाल बनते हैं तो ये ऐतिहासिक कनेक्शन सही उत्तर तक पहुंचने में बहुत काम आता है। तो थ्योरी, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अब चलिए विगत वर्षों के कुछ प्रमुख प्रश्नों यानी PYQs पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि कमीशन ने सवाल कैसे फ्रेम किए हैं। पहला सवाल, पश्चिम मध्य रेलवे यानी WCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर तो अब सबको पता ही होगा। बिल्कुल, इसका सीधा उत्तर है जबलपुर। दूसरा सवाल, जो MPPSC 2022 के प्रीलिम्स पेपर में पूछा गया था, लौह अयस्क से जुड़े सत्य कथन की पहचान करनी थी। हाँ, ये थोड़ा विश्लेषणात्मक था। उसका सही उत्तर था जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव हैं। हेमेटाइट जो कि एक उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यानी खनिजों की दिशा और प्रकार भी गहराई से पढ़ना जरूरी है। एकदम। और तीसरा क्लासिक PYQ, गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है जबलपुर और स्थापना वर्ष 1904, जहां स्वदेशी धनुष तोप का निर्माण हुआ। तो अगर हम इस पूरे आर्थिक और जनसांख्यिकी स्वरूप को एक जगह समेटें तो जबलपुर की एक बहुत ही डायनामिक तस्वीर उभर कर आती है। एक तरफ नर्मदा बेसिन की उपजाऊ मिट्टी में लहलहाती हरी मटर और आम के बागान हैं, तो दूसरी तरफ रक्षा क्षेत्र को ताकत देने वाले भारी आयुध कारखाने। एक तरफ गोंडवाना का समृद्ध जनजातीय इतिहास है, तो दूसरी तरफ 81% से अधिक साक्षरता दर वाली एक घनी और तेजी से बढ़ती शहरी आबादी। और यही वो बिंदु है जो सोचने पे मजबूर करता है। जबलपुर की अर्थव्यवस्था को समझने के बाद अब हम आते हैं इसके सांस्कृतिक और पर्यटन आयाम पर, क्योंकि किसी भी जिले की पहचान केवल उसके इतिहास या अर्थव्यवस्था से नहीं, बल्कि उसकी कला, परंपरा, लोक संस्कृति, साहित्य और पर्यटन स्थलों से भी बनती है। तो फिर शुरुआत यहीं की मिट्टी से करते हैं। मेरा मतलब है यहाँ की लोक संस्कृति और त्योहारों से। इतिहास को देखें तो ये पूरा महाकौशल क्षेत्र गोंडवाना का एक बेहद अहम हिस्सा रहा है। जी, और नोट्स में भी स्पष्ट है कि गोंड जनजाति का प्रभाव यहाँ की जीवन शैली पर बहुत गहरा है। खासकर उनके नृत्यों का जिक्र बार बार आता है, जैसे कि कर्मा नृत्य। देखिए, कर्मा नृत्य की अपनी एक अलग ही लय है। दस्तावेजों में बताया गया है कि ये मुख्य रूप से एक स्त्री प्रधान नृत्य है। इसमें जो सबसे खास वाद्य यंत्र इस्तेमाल होता है वो है मांदर। मांदर की थाप पर है ना? एकदम सही। मांदर की थाप पर जब ये नृत्य होता है तो वो केवल एक कला नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति आभार जताने का तरीका होता है।
इसके साथ ही सैला नृत्य भी इस क्षेत्र में काफी रचा बसा है। लेकिन एक दिलचस्प बात जो इन आर्टिकल्स में उभर कर आती है वो ये है कि जबलपुर की संस्कृति किसी एक खांचे में फिट नहीं बैठती। गोंड प्रभाव तो है ही, लेकिन यहाँ बघेलखंडी प्रभाव भी बहुत मजबूती से दिखाई देता है। यही तो इस शहर की खूबसूरती है। इसी बघेलखंडी प्रभाव का नतीजा है कि यहाँ पंडवानी गायन बहुत चाव से सुना और गाया जाता है। पंडवानी से तो कई बार सवाल भी आते हैं। बिल्कुल, पंडवानी के बारे में एक तथ्य जो अक्सर राज्य स्तरीय परीक्षाओं का हिस्सा बनता है वो ये है कि इस गायन शैली में महाभारत के चरित्र भीम को मुख्य नायक के रूप में पेश किया जाता है। क्या बात है! त्योहारों और मेलों की रौनक भी तो इसी मिश्रित संस्कृति का हिस्सा है, जैसे मकर संक्रांति के समय लगने वाला सनोधा का मेला। हाँ, सनोधा का मेला बहुत प्रसिद्ध है। और अगर प्रमुख उत्सवों की बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की याद में होने वाला समारोह भी बहुत अहम है, जो 1982 से हर साल मनाया जाता है। जी, 1982 से प्रतिवर्ष। इसके अलावा भेड़ाघाट का नर्मदा महोत्सव और ग्वारी घाट से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा यहाँ के धार्मिक कैलेंडर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कांवड़ यात्रा के बारे में तो ये भी लिखा है कि इसे देश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्राओं में गिना जाता है। एकदम सही पढ़ा आपने। इन सबके बीच एक ऐसी चीज है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। संस्कृति और त्योहारों की बात हो और खान पान का जिक्र ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। नोट्स में एक खास मिठाई का जिक्र है, खोए की जलेबी। ओहो, खोए की जलेबी! ये सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये एक ऐतिहासिक आविष्कार है। आविष्कार मतलब जलेबी का भी आविष्कार? जी हाँ, दस्तावेजों के अनुसार 1889 में हरप्रसाद बड़कुल नाम के एक सज्जन ने इस खोए की जलेबी का आविष्कार किया था। 1889 में? हाँ, सामान्य जलेबी मैदे से बनती है, लेकिन इसे मावे या खोए से बनाया जाता है, जिससे इसका स्वाद एकदम अलग हो जाता है। और इसी खासियत की वजह से ये अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों या एमसीक्यूज में अपनी जगह बना लेता है। चलिए स्वाद से अब सीधे शिल्प की तरफ चलते हैं। जबलपुर को पूरे देश में मार्बल सिटी के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कारण है भेड़ाघाट की वो खूबसूरत सफेद चट्टानें। जी, वाइट मार्बल। हाँ, और इन चट्टानों के लिए एक तकनीकी शब्द इस्तेमाल हुआ है, डोलोमाइट। डोलोमाइट असल में एक प्रकार का चूना पत्थर या कार्बोनेट रॉक होता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। जब ये उच्च दबाव और तापमान से गुजरता है तो ये बेहतरीन गुणवत्ता वाले सफेद संगमरमर में बदल जाता है। और यहाँ के कारीगर इसी पत्थर को तराशकर बेहद बारीक प्रस्तर शिल्प बनाते हैं। पत्थरों पर उकेरी गई इस कला के अलावा जबलपुर शब्दों और साहित्य की भी एक बहुत बड़ी कर्मभूमि रहा है। अगर हम समय के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटें तो एक बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन दरबारी कवि का जिक्र आता है, राजशेखर। राजशेखर कलचूरी शासक युवराज देव प्रथम के दरबार की शान हुआ करते थे। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध नाट्य रचना है विद्ध शाल्वभंजिका। और सबसे खास बात यह है कि इस नाटक का मंचन उसी दौर में कलचूरियों की राजधानी त्रिपुरी में किया गया था, जो आज के जबलपुर का ही एक हिस्सा है। राजशेखर की कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा जैसी रचनाएं भी यहीं से जुड़ी हैं। प्राचीन इतिहास और साहित्य के ऐसे गहरे जुड़ाव अक्सर जोड़ियां मिलाने वाले प्रश्नों का आधार बनते हैं। प्राचीन साहित्य तो समृद्ध है ही, लेकिन जब हम आधुनिक युग के साहित्यकारों की सूची देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश के लगभग सभी महान लेखक जबलपुर से जुड़े रहे हैं। शुरुआत में हमने सुभद्रा कुमारी चौहान जी के समारोह का जिक्र किया था। हाँ, उनका जबलपुर के झंडा सत्याग्रह में बहुत ही ऐतिहासिक और सक्रिय योगदान रहा है। झंडा सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही मुखर आंदोलन था। वो सिर्फ एक कलमकार नहीं थी, एक सक्रिय सेनानी थी। बिल्कुल, यही कारण है कि उनकी रचनाओं में जैसे मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती और उन्मादनी, इन सब में एक असीम ऊर्जा झलकता है। और मुकुल कविता संग्रह तो हाल ही में MPPSC 2023 के पहले पेपर का सीधा सवाल बन चुका है। जी, राजनीति और साहित्य का ऐसा ही एक और अनूठा संगम पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के जीवन में देखने को मिलता है, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। हाँ, लेकिन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब वो जेल में थे तब उन्होंने कृष्णायन नाम के एक विशाल महाकाव्य की रचना कर डाली थी। जेल की काल कोठरी में बैठ के एक महाकाव्य लिख देना सच में अद्भुत है। और ये केवल एक ही नाम नहीं है, सेठ गोविंद दास का नाम भी सूची में बहुत ऊपर है, जिन्हें उनकी सक्रियता के लिए महाकौशल का केसरी या महाकौशल का गांधी तक कहा गया। साहित्यकारों के इस शानदार फहरिस्त में नर्मदा पुत्र के नाम से मशहूर अमृतलाल बिगड़ जी को कैसे भूल सकते हैं।
उनकी किताबें अमृतस्य नर्मदा और तीरे तीरे नर्मदा तो जैसे नर्मदा नदी की परिक्रमा का एक जीवंत दस्तावेज हैं। और साथ ही हिंदी साहित्य को अपने व्यंग्य से धार देने वाले हरिशंकर परसाई जी का गहरा संबंध भी इसी मिट्टी से रहा है। इन महान विभूतियों की विरासत को जिंदा रखने के लिए जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बाकायदा कुछ सृजन पीठ स्थापित किए गए हैं। जी, RDVV में सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ और रानी दुर्गावती सृजन पीठ की स्थापना की गई है। साहित्य का ये माहौल शायद इसलिए भी इतना उर्वर था क्योंकि जबलपुर उस दौर में पत्रकारिता का एक बहुत ही मजबूत गढ़ बन चुका था। यहाँ से निकलने वाले समाचार पत्रों की एक पूरी क्रोनोलॉजी है। सबसे पहले 1873 में जबलपुर समाचार का प्रकाशन शुरू हुआ और उसके ठीक 10 साल बाद 1883 में शुभचिंतक सामने आया। लेकिन पत्रकारिता का असली रंग तब निखरा जब देश में स्वतंत्रता संग्राम तेज होने लगा। 1905 में यहां से जबलपुर टाइम्स नाम का एक पत्र शुरू हुआ जिसने क्रांतिकारी विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया। इन ऐतिहासिक पत्रों के अलावा कुछ नाम ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में अपनी जगह बनाते हैं, जैसे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी के पत्र। हाँ, उन्होंने 1931 में दैनिक लोकमत और बाद में 1947 में सारथी नाम के पत्रों का संपादन किया। दैनिक लोकमत तो MPPSC 2022 और 2024 में लगातार पूछा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का प्रसिद्ध पत्र कर्मवीर भी जबलपुर से ही निकलता था। यही वो पत्र था जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी के ओजस्वी लेख छपा करते थे। और आज़ादी के बाद 1956 में हरिशंकर परसाई जी ने वसुधा नाम की पत्रिका का प्रकाशन यहीं से शुरू किया था। विचारों और शब्दों की इस दुनिया से निकलकर अब हम उस क्षेत्र की तरफ चलते हैं जो अपनी दृश्यमान भव्यता के लिए जाना जाता है, जबलपुर के ऐतिहासिक स्थल। सबसे पहले बात करते हैं भेड़ाघाट के 64 योगिनी मंदिर की। नोट्स में लिखा है कि इसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। हाँ, मार्च 2021 की टेंटेटिव लिस्ट में। 10वीं शताब्दी में कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम द्वारा बनवाया गया ये मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इसकी डिजाइन बिल्कुल गोलाकार है, लेकिन जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसकी छत। दस्तावेजों में एक तकनीकी शब्द लिखा है, हाइपैथरल। बिल्कुल, हाइपैथरल वास्तुकला का मतलब होता है ऐसा ढांचा जिसकी छत खुली हो, जो सीधे आसमान की तरफ खुलता हो। हाँ, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार योगिनियों को उड़ने और विचरण करने के लिए खुले आसमान की जरूरत होती है, इसीलिए इस मंदिर को बिना छत का बनाया गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि UPSC 2021 में इस मंदिर की इसी गोलाकार और हाइपैथरल डिजाइन को लेके सीधा सवाल पूछा जा चुका है। सही कहा। ऐतिहासिक इमारतों की बात करें तो 1116 ईस्वी में गौंड राजा मदन शाह द्वारा बनवाया गया मदन महल और झंडा सत्याग्रह की स्मृतियों को संजोए हुए कमानिया गेट भी बहुत प्रसिद्ध हैं। और धार्मिक पर्यटन की तो यहाँ भरमार है। हनुमान ताल में 17वीं सदी का एक बड़ा जैन मंदिर है जिसमें 22 वेदियां हैं। इसे भारत के सबसे बड़े स्वतंत्र जैन मंदिरों में से एक माना जाता है। वहीं पहाड़ी पर पिसनहारी की मड़िया भी एक बहुत ही आस्थावान जैन तीर्थ है। कचनार सिटी का शिव मंदिर भी बहुत अद्भुत है, जहां भगवान शिव की 76 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है और उसी के नीचे सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं। इसके अलावा बाजना मठ भी है जिसे एक प्रमुख तंत्र पीठ माना जाता है। धार्मिक स्थलों से थोड़ा और पीछे इतिहास में जाएं तो पुरातात्विक साक्ष्य भी चौंकाने वाले हैं। मौर्य सम्राट अशोक के समय के ब्राह्मी लिपि वाले शिलालेख यहाँ रूपनाथ से प्राप्त हुए। और त्रिपुरी के पास हथियागढ़ या जिसे करनबेल भी कहते हैं, वो एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। ताम्रपाषाणकालीन मतलब वो दौर जब इंसानों ने पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा रोमांचक एक और जगह है, लमेटा घाट। यहाँ देश का पहला जियो पार्क बन रहा है। जियो पार्क असल में एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ की भौगोलिक विरासत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होती है। लमेटा घाट को इसके लिए क्यों चुना गया, इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। सच में ये बहुत हैरान करने वाला तथ्य है। हम बात कर रहे हैं 1828 की। 1828 में कर्नल विलियम स्लीमन नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने इसी लमेटा घाट के पास बड़ा शिमला पहाड़ी क्षेत्र में कुछ खोजा था। वो कोई आम खोज नहीं थी, वह एशिया में पहली बार खोजे गए डायनासोर के जीवाश्म थे। एशिया के पहले डायनासोर जीवाश्म। दुनिया भर में विज्ञान अभी डायनासोर को ठीक से समझ भी नहीं पाया था और यहाँ जबलपुर की मिट्टी से उनके अवशेष बाहर आ रहे थे। इसीलिए आज भी यह तथ्य चर्चाओं का बहुत बड़ा केंद्र है और यह पूछा जाता है कि भारत का पहला जियो पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है।
प्रकृति ने जबलपुर को सिर्फ डायनासोर के जीवाश्म ही नहीं दिए, बल्कि प्राकृतिक बैलेंसिंग रॉक भी दिया है। हाँ, मदन महल की पहाड़ियों के पास ग्रेनाइट चट्टान का एक विशाल टुकड़ा जो प्राकृतिक संतुलन का बेजोड़ उदाहरण है। और जलप्रपातों में तो भेड़ाघाट का धुआंधार जलप्रपात है ही। जब नर्मदा नदी सफेद संगमरमर की चट्टानों के बीच बंदर कूदनी गॉर्ज से नीचे गिरती है तो पानी की बूंदें धुएं का एक गुबार बना देती हैं। जबलपुर के घाटों का भी अपना एक इतिहास है। ग्वारी घाट से गांधार कला शैली की बौद्ध प्रतिमाएं मिली हैं। वहीं तिलवारा घाट का जुड़ाव आधुनिक भारत के इतिहास से। यही नर्मदा नदी में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। इतने विस्तृत इतिहास को सहेजने के लिए कुछ प्रमुख संस्थान भी हैं। 1964 में यहाँ रानी दुर्गावती संग्रहालय की स्थापना की गई थी, जहाँ प्राचीन कलचूरी मूर्तियां और गांधी जी के अवशेष मौजूद हैं। साथ ही सेठ गोविंददास जी ने हिंदी भाषा के उत्थान के लिए यहाँ राष्ट्रीय हिंदी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। एक और तथ्य खेल जगत से भी जुड़ा है। मध्य प्रदेश का टेबल टेनिस एसोसिएशन जो 1957 में बना था और बैडमिंटन एसोसिएशन जो 1946 में बना था, ये दोनों मूल रूप से जबलपुर में ही स्थापित किए गए थे। भले ही बाद में इन्हें इंदौर स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन बुनियाद यहीं रखी गई थी। जबलपुर के सांस्कृतिक और पर्यटन आयाम को समझने के बाद अब हम आते हैं अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण खंड पर, विविध खेलकूद, प्रमुख संस्थान एवं समसामयिकी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स और अन्य एमपीजी के आधारित परीक्षाओं में अक्सर यहीं से सीधे तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस भाग को बहुत ध्यान से समझिए। तो चलिए सबसे पहले जबलपुर के खेल कूद परिदृश्य की परतें खोलते हैं। जब भी मध्य प्रदेश में खेल की बात होती है तो खेल के मैदानों का जिक्र सबसे पहले आता है। जी, जबलपुर में कई ऐसे स्टेडियम हैं जिनका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। शुरुआत तो रानीताल स्टेडियम से ही होती है, जो बहुत प्रसिद्ध है। इसके साथ ही रविशंकर शुक्ल स्टेडियम और गैरिसन ग्राउंड, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम सही। और इन तीन नामों के साथ साथ अशोक पटेल स्टेडियम और शंकर स्टेडियम को भी सूची में शामिल करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो भी हैं। लेकिन अगर हम परीक्षा के नजरिए से उस एक मैदान की बात करें जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, तो वो है शिवाजी मैदान। अच्छा, एमपीसीए ग्राउंड जिसे कहते हैं। बिल्कुल, इसे एमपीसीए ग्राउंड भी कहा जाता है। इसका संदर्भ इसलिए इतना अहम हो जाता है क्योंकि वर्ष 2012 में यहाँ रणजी ट्रॉफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच खेला गया था। राज्य स्तरीय परीक्षाओं में ऐसे ऐतिहासिक आयोजनों के स्थान सीधे पूछ लिए जाते हैं। सही बात है। और मैदानों से आगे बढ़कर अगर खेल अकादमियों और संघों की बात करें तो यहाँ एक ऐसा ट्रैप है, एक जाल है, जहाँ परीक्षार्थी अक्सर गलती कर बैठते हैं। जी, वो मुख्यालय वाला ट्रैप। हाँ, मतलब मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1946 में जबलपुर में ही हुई थी और इसी तरह मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन भी वर्ष 1957 में जबलपुर में ही स्थापित किया गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। और यहीं पर परीक्षक सबसे बड़ी चुनौती पेश करते हैं। जब प्रश्न आता है कि बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है, तो लोग सीधे जबलपुर टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। बिल्कुल। ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्थापना जबलपुर में हुई थी, लेकिन बाद में इन संघों का स्थानांतरण कर दिया गया। बैडमिंटन एसोसिएशन को वर्ष 1998 में इंदौर भेज दिया गया। हाँ। और ठीक इसी तरह टेबल टेनिस एसोसिएशन को भी स्थापना के 15 साल बाद यानी वर्ष 1972 में इंदौर शिफ्ट कर दिया गया। इसलिए स्थापना और वर्तमान मुख्यालय का अंतर एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ये बहुत ही बारीक और जरूरी अंतर है। इसके विपरीत कुछ ऐसे संघ भी हैं जो शुरू से लेकर आज तक जबलपुर की पहचान है, जैसे मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन। जी, 1956। हाँ, इसकी स्थापना 1956 में हुई और ये आज भी जबलपुर से जुड़ा है। इसके अलावा हाल ही में कुछ नई अकादमियां भी आई हैं। वर्ष 2013 में जबलपुर में तीरंदाजी अकादमी, जिसे आर्चरी अकादमी कहते हैं, उसकी स्थापना हुई। और इसके साथ ही साइकिलिंग और वेट लिफ्टिंग अकादमी का केंद्र भी जबलपुर को ही बनाया गया है। इन अकादमियों का यहाँ होना ये दिखाता है कि ये शहर ओलंपिक स्तर के खेलों का ढांचा तैयार कर रहा है। बिल्कुल। और जब इस ढांचे से निकले खिलाड़ियों की बात होती है तो तीरंदाजी में मुस्कान किरार का नाम सबसे चमकता हुआ उदाहरण है। जी हाँ। तीरंदाजी अकादमी से निखर कर आई मुस्कान किरार को वर्ष 2018 में एकलव्य पुरस्कार और 2019 में विक्रम पुरस्कार मिल चुका है। साथ ही पैराशूटिंग जैसे चुनौतीपूर्ण खेल में रूबीना फ्रांसिस का नाम भी जबलपुर से गहराई से जुड़ा है। ये तो हुए वर्तमान सितारे, लेकिन उन दिग्गजों को भी याद रखना जरूरी है जिन्होंने दशकों पहले इतिहास रचा।
हॉकी में मधु यादव का नाम बहुत अहम है। हाँ, वो कप्तान रही थी। बिल्कुल। वे वर्ष 1987 से 92 तक भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रहीं और वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। इसी प्रदर्शन के लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। क्रिकेट की बात करें तो अमिताभ विजयवर्गीय का नाम भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य आता है। मतलब स्नूकर जैसे वैश्विक खेल के बारे में अक्सर लगता है कि ये किसी पश्चिमी देश में बना होगा। हाँ, आमतौर पर यही धारणा होती है। लेकिन स्नूकर का आविष्कार वर्ष 1875 में जबलपुर में ही हुआ था। ब्रिटिश सेना के अधिकारियों ने यहीं इसकी खोज की थी। ये इतिहास का बहुत ही शानदार पन्ना है। उस समय कर्नल सर नेविल चैम्बरलिन जबलपुर छावनी में तैनात थे और बिलियर्ड्स खेलते समय नियमों में कुछ बदलाव करके उन्होंने जो नया स्वरूप बनाया उसे ही आज पूरी दुनिया स्नूकर कहती है। परीक्षा के लिए तो ये सीधा प्रश्न है। बिल्कुल। वर्ष 1875 कर्नल सर नेविल चैम्बरलिन का नाम और जबलपुर छावनी, इन तीनों को एक साथ कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो खेलकूद के बाद अब हम प्रमुख संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। जबलपुर पूरे मध्य प्रदेश का एक बहुत प्राचीन एजुकेशन हब है। शुरुआत करते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय यानी JNKVV से, जिसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। और यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? ये कोई सामान्य कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, ये मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय। और लोक सेवा आयोग को प्रथम शब्द से बहुत लगाव है। बिल्कुल। जैसे ही प्रथम जुड़ता है, प्रश्न की अहमियत बढ़ जाती है। इसी तरह तकनीकी शिक्षा में भी एक प्रथम रिकॉर्ड जबलपुर के नाम है। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज JEC, इसकी स्थापना आज़ादी के वर्ष 1947 में ही हो गई थी, जो मध्य भारत का पहला तकनीकी कॉलेज है। जी हाँ। एक ही शहर में पहला कृषि विश्वविद्यालय और पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके अलावा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है, जो 1956 में जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से बना था। फिर 1983 में नया नाम मिला। जी। फिर वर्ष 2009 में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और 2011 में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय भी यहीं बने। और कानून की पढ़ाई के लिए वर्ष 2018 में धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU स्थापित हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए डुमना के पास वर्ष 2005 में IIIT-DM बनाया गया। और चिकित्सा में तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज दशकों से प्रतिष्ठित है ही। बिल्कुल। अब अगर अनुसंधान यानी रिसर्च की बात करें तो यहाँ कई राष्ट्रीय स्तर के केंद्र हैं। सबसे प्रमुख है ICMR का राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, जिसे NIRTH कहते हैं। अच्छा, इसका जबलपुर में होना काफी लॉजिकल भी है। बिल्कुल लॉजिकल है। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी जनजातीय आबादी है। उनके स्वास्थ्य और पोषण संबंधी चुनौतियों पर रिसर्च करने के लिए ये जगह सबसे उपयुक्त है। इसके अलावा वन अनुसंधान में भी जबलपुर अग्रणी है। वर्ष 1988 में यहाँ उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान TFRI स्थापित हुआ। और देहरादून वाले भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FRI का क्षेत्रीय कार्यालय भी 1963 में यहीं बना था। जी, इसके साथ ही क्षेत्रीय मलेरिया अनुसंधान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र भी यहीं है। और प्रशिक्षण की बात करें तो महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं सामुदायिक प्रशिक्षण संस्थान भी जबलपुर में है। ये 1964 में बना था। इसके अलावा महिला NCC प्रशिक्षण कॉलेज भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। चलिए, संस्थानों के बाद अब आते हैं समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स पर। जबलपुर में लम्हेटा गांव या लम्हेटा घाट में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क यानी जियो पार्क स्थापित किया जा रहा है। ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्वलंत तथ्य है। लम्हेटा घाट भूवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है। यहाँ डायनासोर के दुर्लभ जीवाश्म मिले हैं। इसी ऐतिहासिक संपदा को सहेजने के लिए देश का पहला जियो पार्क यहाँ आकार ले रहा है। और करंट अफेयर्स में चर्चित व्यक्तित्व भी आते हैं। डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर का नाम हाल ही में खूब चर्चा में रहा। वे समाज के कमजोर वर्ग का इलाज मात्र 20 रुपए में करते हैं। समाज के प्रति इसी बेमिसाल सेवा के लिए उन्हें वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। परीक्षा में डॉक्टर डावर का नाम, उनका चिकित्सा क्षेत्र और पद्मश्री का वर्ष 2023 ये सीधे पूछे जा सकते हैं। अब अंत में विविध और प्रथम वाले तथ्यों को देख लेते हैं,
जैसा कि हमने पहले कहा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रथम से विशेष प्रेम है। जी, बहुत प्रेम है। तो देश और राज्य का पहला रत्न परिष्करण केंद्र, जिसे जेम प्रोसेसिंग सेंटर कहते हैं, वो जबलपुर में ही है। बिल्कुल। भारत और मध्य प्रदेश का पहला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र भी यहीं बना। प्रदेश का प्रथम खिलौना बैंक भी यहीं शुरू हुआ। और मदन महल रेलवे स्टेशन को राज्य का पहला पिंक स्टेशन घोषित किया गया, जो पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित है। ये तथ्य सिर्फ प्रथम होने के कारण अहम नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश है। सशक्तिकरण और कल्याण की ये पहले परीक्षा में अक्सर प्राथमिकता पाती हैं। इसके अलावा जबलपुर के उपनाम भी मशहूर हैं। भेड़ाघाट के कारण इसे संगमरमर नगरी कहते हैं, आम की खेती के कारण आम जिला, लेकिन एक उपनाम है संस्कारधानी। संस्कारधानी नाम आचार्य विनोबा भावे ने दिया था। जब वे जबलपुर आए तो यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से प्रभावित होकर उन्होंने इसे संस्कारों की राजधानी कहा था। बहुत ही सुंदर तथ्य है। और यातायात में देखें तो डुमना एयरपोर्ट, जिसे रानी दुर्गावती एयरपोर्ट कहते हैं, वो यहीं है। और सबसे अहम 1 अप्रैल 2003 को स्थापित पश्चिम मध्य रेलवे यानी WCR का मुख्यालय भी जबलपुर में ही है। WCR का मुख्यालय होना इसे रेलवे का एक बहुत बड़ा प्रशासनिक केंद्र बनाता है। इस पूरे वीडियो में MPPSC प्रीलिम्स के नजरिए से जबलपुर जिले का संपूर्ण और व्यापक अध्ययन किया गया है। हर एक तथ्य, खेलकूद के आंकड़े, अनुसंधान संस्थानों की सूची और समसामयिकी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को परीक्षा की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। संपूर्ण MPPSC जिला दर्शन मास्टर सीरीज के लिए इस वीडियो को लाइक करें और द वैल्यू रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से संबंधित संपूर्ण स्टडी मटेरियल PDF बिल्कुल मुफ्त प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।